हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान एलसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे आपकी प्रश्नावली 1.6 की। 1.6 की प्रश्नावली में ध्यान रखें, पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर ये प्रश्नावली पूरी आधारित है, तो पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको सूत्र लिखवाए जाएंगे उन सूत्रों को आप याद करेंगे, अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे। ये आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम शुरुआत कर रहे हैं। आपका पहला पॉइंट, प्रश्नावली 1.6 के सवाल हैं, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसमें जो काम में आएंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट ये है, यदि ए तथा बी कोई धनात्मक संख्याएं हों, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों, तथा P और Q कैसी भी वास्तविक संख्याएं हों, तो ये निम्नलिखित नियम होंगे वो हमें लागू कर सकते हैं। ध्यान रखें, A और B है वो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, और P और Q धनात्मक ऋणात्मक कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं। आपको याद होगा वास्तविक संख्याओं को दो प्रकार से विभाजित किया गया था, एक तो परिमेय संख्याएं और एक अपरिमेय संख्याएं। संख्या रेखा पर जो भी संख्याएं होती हैं उनको हम व्यक्त कर सकते हैं, उनको दर्शा सकते हैं। हमने √5 यानी वर्गमूल 5 को भी संख्या रेखा पे दर्शा के देखा है, यानी अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं, और परिमेय संख्याएं होती हैं उनको भी हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु होता है वो एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। इस संख्या रेखा पे आपके सारे के सारे प्रकार के संख्याएं उपलब्ध होती हैं। तो ये वास्तविक संख्याएं हम कोई सी भी ले सकते हैं। जीरो के बाद वाली धनात्मक होती है, जीरो के पीछे वाली ऋणात्मक होती है। तो ए और बी के बारे में बताया है कि ए और बी कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है, यानी इस साइड वाली है, चाहे कैसी भी हो, परिमेय अपरिमेय कैसी भी हो। और पी और क्यू वास्तविक संख्याएं हैं, इसका मतलब उसमें सारी आ गई, ऋणात्मक भी ले सकते हैं, धनात्मक भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यदि ये ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो, पी और क्यू वास्तविक संख्याएं हो, तो कौन कौन सी नियम हम लागू कर सकते हैं? देखिएगा, सबसे पहले यदि ए की घात पी गुणा ए की घात क्यू लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? ए की घात पी प्लस क्यू कर सकते हैं, यानी आधार समान हो, घात अलग अलग हो या समान हो, लेकिन बीच में गुणा का निशान हो, तो हम घातों को जोड़ सकते हैं। यानी आधार समान होना जरूरी है, बीच में गुणा का निशान जरूरी है, तो ऊपर वाले घातांकों को आप जोड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ऐसे ले लें, जैसे 3 की घात 5 गुणा में 3 की घात 7। तो देखो आधार समान है, घात अलग अलग हैं, बीच में गुणा का निशान है, तो हम 3 की घात 5 प्लस 7 यानी 3 की घात 12 कर सकते हैं। ये भी ऐसे लिख दे, 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, तो भी आप देखेंगे आधार समान है, बीच में गुणा का निशान है, तो आप आधार पर घातों को जोड़ देंगे, यानी 3 प्लस 3 3 की घात 6 बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 की घात -3 गुणा 3 की घात 8, तो इसमें भी यही रूल फॉलो होगा, यदि दोनों का आधार समान है, बीच में गुणा है, तो 3 की घात -3 जोड़ 8, हम इन दोनों घातांकों को जोड़ देंगे। -3 प्लस 8 करने का मतलब 3 की घात प्लस का 5 ज्यादा हो जाएगा। तो ये नियम कब लगेगा? घातों को जोड़ने वाला जब आधार समान हो, बीच में गुणा का निशान हो, तो आप घातांक जोड़ सकते हैं। देखो इसी के जैसा दूसरा नियम है, यदि a की घात p भाग का निशान
ए की घात क्यू, यहां पे ये भी हो सकता है ए की घात पी बट्टा में ए की घात क्यू। भाग के निशान को ऐसे भी लिख के दिया जा सकता है। यदि आधार समान हो, बीच में भाग का निशान हो, तो घातें जुड़ेंगी नहीं, घटेंगी। इसका मतलब आप लिखेंगे ए की घात पी माइनस क्यू। गुणा का निशान होता तो जुड़ जाती हैं, और यदि भाग का निशान होता तो घट जाती हैं। घटाने पर ध्यान रखना, पहले वाली में से ही दूसरी वाली को घटाना है, चाहे कम ज्यादा कोई सी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसके उदाहरण लेते हैं, 3 की घात 5 भाग का निशान 3 की घात 7। तो आप क्या करेंगे, 3 की घात 5 में से माइनस कर लेंगे 3 की घात 7, क्योंकि दोनों का आधार समान है। यहां पर भी 3 लिखा हुआ है, यहां पर भी 3 लिखा हुआ है, बीच में भाग का निशान है। तो इस घात में से ये घात है उसको घटा लेंगे। अब आप देखेंगे 3 की घात बनेगी -2, ठीक है। तो 3 की घात -2 का मतलब 1/3 की घात +2। ये आपने कक्षा 8 में सीखा है। माइनस वाले घात को, ऋणात्मक घात को धनात्मक बनाने के लिए उसको हर में भेजना पड़ेगा। तो 1/3 की घात 2 बन गई, यानी 1/3 को 2 बार लिख के गुणा कर देंगे, 1/9 आ जाएगा। तो ये गुणा का नियम है, ये भाग का नियम है। तीसरा नियम ये है, यदि a की घात p और इस सारे की घात q कर दी जाए, यानी घात पे घात लगा दी जाए, तो घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। यानी हम लिख सकेंगे a की घात p गुणा q। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको ऐसे लिख के दे दिया, 3 की घात 2 की घात 5, तो आप सीधे तौर पे लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणा 5, यानी 3 की घात 10। जब भी घात पर घात आएगी तो घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, यानी 2 गुणा 5 10 बन जाएगा। तो 3 की घात 10 बनेगा। ये आपका घात पर घात का नियम है। ये भी आपको इस टाइप से लिख के दे दिया जाए, a की घात p गुणा b की घात p। देखो अब आधार समान नहीं है, यहां पर आधार a है और यहां पर आधार b है। आधार समान नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ नहीं सकते हम। आधार समान होने पर ही इन दोनों को जोड़ना है। आधार समान नहीं है, बीच में गुणा का निशान है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a गुणा b की घात p, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है। तो आप इन दोनों की घात समान देख रहे हैं तो एक बार लगा सकते हैं। ऐसे ही आप ये नियम देख सकते हैं, a की पावर p, a की घात p और भाग का निशान b की घात p। ये घात और ये घात समान है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं a भाग b और इस सारे की घात p। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे देखें, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, तो आप सीधे तौर पे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 3, यानी 6 की घात 3। 6 को 3 बार लिख के गुणा कर लेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही और देखें, यदि आपको ऐसे लिख के दे दिया जाए 2 की घात 3 भाग 3 की घात 3, तो आप क्या करेंगे, दोनों आधार समान नहीं है तो घातें घटाएंगे नहीं, आप लिख देंगे 2/3 और इसकी सारे की घात 3। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं जिनको हम सवालों में काम में लेंगे। फिर से आपको एक नियम दूसरे पॉइंट में याद रखना है,
ये करनी चिन्ह से संबंधित है, जिसको हम कई बार स्क्वायर रूट, अंडर रूट, क्यूब रूट ये बोलते हैं, घनमूल, वर्गमूल, ये तो इसको करनी चिन्ह बोलते हैं। ये इस टाइप से होता है, देखिएगा यहां पर लिखी हुई संख्या काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसे ध्यान से सुने एक बार। ये भी 2 की घात 2 लिख दी जाए तो इसका मान 4 होता है। वर्ग से मैं यदि इधर इसको भेजूं तो वर्गमूल बन के जाएगा, वर्गमूल 4 का उत्तर आएगा 2। ठीक है, तो ऐसे निशान को हम करनी चिन्ह बोलते हैं। ऐसे देखो 2 की घात 3, इसका मान 8 आएगा। 2 को आप 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8। 3 घात को इधर भेजेंगे तो एक घनमूल बन जाएगा। निशान ऐसा लगेगा, लेकिन ये पूरा सही निशान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब तो वर्गमूल होता है। 3 घात को आपने इधर भेजा तो घनमूल बनेगा, तो घनमूल का निशान होगा इस टाइप का। यहां पे क्या लिख देंगे? 3। ठीक है, ऐसे ही आप यदि देखेंगे तो 2 की घात 4 का मान आपका 16 आएगा। ठीक है, यदि आप 16 के करनी चिन्ह लगा देंगे, यहां पे 4 लिख देंगे तो इसका मतलब 2 आएगा। ठीक है, देखो इसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल किसका? 4 का। 4 का वर्गमूल है वो 2 के बराबर है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, 4 का वर्गमूल 2 के बराबर है। इसको कैसे पढ़ेंगे? 8 का घनमूल 2 के बराबर है। 8 का घनमूल 2 के बराबर है। ऐसे इसको कैसे पढ़ेंगे? 16 का चतुर्थ मूल 2 के बराबर है। 16 का चतुर्थ मूल 2 के बराबर है। ऐसी भी 5 घात आती तो हम बोल देते पंचम मूल। तो इस तरीके से आपको इसका नाम याद रखना है, करनी चिन्ह होता है और यहां पर संख्याएं लिखी हुई होती हैं, उससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका देखो, ये जो आपको 8 के ऊपर इस तरीके से निशान दिया हुआ है, करनी चिन्ह बना के दिया हुआ है, इसको आप ऐसे भी याद रखेंगे। 4 के वर्गमूल को आप देखेंगे 4 की घात 1/2। ठीक है, ऐसे ही 8 के घनमूल को आप याद रखेंगे 8 की घात 1/3। ऐसे ही आप इस चतुर्थ मूल को याद रखेंगे 16 की घात 1/4। ठीक है, यानी 16 का चतुर्थ मूल होता है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 8 का घनमूल है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे 4 का वर्गमूल होगा, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 के वर्गमूल का मान 2 आएगा, 8 के घनमूल का मान भी 2 आएगा, 16 के चतुर्थ मूल का मान भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये करनी चिन्ह के बारे में दिया हुआ है। अब इससे संबंधित नियम क्या है वो देखिएगा। देखिएगा, यदि ए कोई वास्तविक संख्या है और वो भी धनात्मक लेनी है, क्योंकि आधार होता है उसको धनात्मक लिया जाता है, तो आधार ए कोई धनात्मक वास्तविक संख्या हो, एम कोई पूर्णांक हो तथा एन कोई धनात्मक पूर्णांक हो, तब ये नियम लागू होंगे। ए की घात एम बट्टे एन को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा, यहां पे ए आधार है, तो आधार कैसा होना चाहिए? धनात्मक वास्तविक संख्या होना चाहिए। और m एक पूर्णांक है जो कैसा भी हो सकता है,
धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। जो n है वो आपका धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब n है वो एक धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए। तो फिर a की घात m बटे n को हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखें, इसको दो तरीकों से लिखा जा सकता है। a की घात m की घात 1 बटा n, ठीक है, क्योंकि घात पर घात जाएगी तो घात आपस में गुणा होकर के m बटे n बना देगी। इस m घात को 1 बटा n से गुणा करेंगे तो m 1 से गुणा होगा, m एकम m हो जाएगा, m बटे n बन गया। तो आप इसको लिख सकते हैं a की घात m और इसकी घात 1 बटा n। ध्यान दें, 4 की घात 1 बटे 2 को हमने क्या समझा था? वर्गमूल 4। हमने 4 की घात 1 बटे 3 को क्या समझेंगे? 4 की घनमूल, ऐसे ही होगा। तो a की घात m की घात 1 बटा n है, तो इसको हम क्या समझेंगे? a की घात m का nth मूल। 1 बटा n होता है तो इसका मतलब वो ऐसा निशान बन जाता है, जैसे 1 बटा 3 है तो घनमूल का निशान इस टाइप से ले लेगा। यदि वर्गमूल है तो यहां पर ऐसा निशान बन जाएगा। चतुर्थ मूल होता तो यहां पे 4 आ जाता, जैसे 1 बटा 4 की जगह यहां पे 4 आ जाता। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, a की घात 1 बटा n और इसकी घात m। जब घात पे घात आएगी तो घात आपस में गुणा होंगी, m को गुणा करेंगे 1 बटा n से तो m बटा n बन जाएगा। अब a की घात 1 बटा n का मतलब a का nth मूल, तो a का nth मूल को आप ऐसे लिखेंगे, लिख दिया, a का nth मूल और इसकी घात लगानी है m, तो इसकी घात लग जाएगी m। इस टाइप से आप इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण लें, 2 की घात 3 बटे 5 लिखा जाए या 32 की घात 3 बटे 5 समझो, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम? 32 की घात 3 और इसकी घात 1 बटा 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 घात को 1 बटा 5 से गुणा करोगे तो 3 एकम 3 बटे 5 बन जाएगी। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? 32 की घात 3 का मान निकालेंगे, यानी 32 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे और फिर इसका पंचम मूल निकालेंगे। ये आगे सवाल आएंगे, उनमें हम डिस्कस करेंगे। इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 32 की घात 1 बटे 5 और इसकी घात 3, घात पे घात आएगी तो घात आपस में गुणा हो जाएगी, तो 3 बटे 5 बना देगी। अब पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा? 32 का पहले पंचम मूल निकालना पड़ेगा और उसके बाद में 3 घात करनी पड़ेगी। तो हमारे लिए ये काम आसान पड़ता है, ये थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, उदाहरण से हम प्रश्नावली में समझ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स हैं, इनको ठीक तरीके से याद कर लेना है और सवालों से ये चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।